नमस्ते। हमारे संविधान में ना एक शब्द है राज्य। अब सुनने में तो ये काफी सिंपल लगता है ना? लेकिन असल में यही वो शब्द है जो एक नागरिक और सत्ता के बीच के पूरे रिश्ते को तय करता है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो आखिर किसके खिलाफ हैं? मतलब अगर किसी के अधिकार छीने जाएं तो जिम्मेदार कौन होगा? हम उंगली किस पर उठाएंगे? और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब कहीं और नहीं, हमारे संविधान में ही है, और वो भी सिर्फ एक शब्द की डेफिनेशन में छिपा हुआ है, राज्य। देखिए, इसका पूरा मकसद ही यही है कि उस एंटिटी को पहचाना जाए जिसकी जिम्मेदारी है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो ये डेफिनेशन हमें मिलती कहाँ है? ये मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में। और ये आर्टिकल आप कह सकते हैं स्पेशली बनाया ही इसलिए गया है कि फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट या राज्य का मतलब क्या होगा ये साफ हो जाए, ताकि कोई कंफ्यूजन ही न रहे कि भाई अधिकार किसके खिलाफ लागू होंगे। तो आर्टिकल 12 के हिसाब से राज्य का मतलब है हर वो बॉडी, हर वो अथॉरिटी जिसके खिलाफ हम अपने मौलिक अधिकार क्लेम कर सकते हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, ये सिर्फ सरकार तक लिमिटेड नहीं है। और बस यही एक चीज इस डेफिनेशन को इतना पावरफुल, इतना खास बना देती है। और पता है, ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम देखते हैं कि ये डेफिनेशन 4 अलग-अलग लेवल्स में बटी हुई हैं। ये एक तरह से अकाउंटेबिलिटी का एक जाल बुनती है जो सेंटर से शुरू होता है और देश के कोने-कोने तक फैल जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले लेवल पर जाहिर है आती है हमारी केंद्र सरकार और पार्लियामेंट। दूसरे लेवल पर हर राज्य की अपनी सरकार और उसकी विधायिका। तीसरे पर आ जाती हैं सारी लोकल अथॉरिटीज। और आखिर में चौथे लेवल पर वो सारी अदर अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। तो अब सवाल है कि ये लोकल और अन्य अथॉरिटीज हैं क्या? वेल, लोकल अथॉरिटीज का मतलब हुआ म्युनिसिपैलिटीज, पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ये सब। और जो अदर अथॉरिटीज वाला पार्ट है ना, उसका दायरा तो और भी बड़ा है। सोचिए, इसमें LIC, ONGC, सेल जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं भी राज्य की परिभाषा में आ जाती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि समय के साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस डेफिनेशन को इंटरप्रेट करके, मतलब इसकी व्याख्या करके, इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी प्राइवेट बॉडी या एजेंसी अगर वो सरकार के एक इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक औजार की तरह काम कर रही है, तो उसे भी आर्टिकल 12 के तहत राज्य ही माना जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन था। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ मामलों में अब प्राइवेट बॉडीज को भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है। तो अब इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये जो इतनी वाइड डेफिनेशन है, इसकी असली ताकत क्या है? और सबसे जरूरी, इससे एक आम इंसान को क्या फायदा होता है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है, तो वो सिर्फ सरकार के खिलाफ ही नहीं, बल्कि इन सभी अलग अलग बॉडीज के खिलाफ कोर्ट जा सकता है। ये एक तरह से अकाउंटेबिलिटी का दायरा बहुत बहुत बड़ा कर देता है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन कोई टेक्निकल जार्गन नहीं है। ये असल में सिटीजन एम्पावरमेंट का, मतलब नागरिकों को ताकत देने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। यही वो चीज़ है जो ये पक्का करती है कि पावर का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो और हम सबके अधिकार सुरक्षित रहें। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या आने वाले समय में राज्य की ये डेफिनेशन और भी बदल सकती है? क्योंकि देखिए, जैसे जैसे सोसाइटी बदलती है, कानून की समझ भी तो बदलती है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इस कहानी में अगला मोड़ क्या आएगा।